नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में हम बुक बैंक की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और बुक बैंक में हमने जिस बुक को लिया है वो बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विपिन चंद्रा जी की है। आज का जो दिन है वो रिवीजन का दिन है, क्योंकि हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। तो 3-3, 4-4 चैप्टर्स जब हो जाते हैं तो पूरे चैप्टर्स का कंपाइलेशन ला करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत होती है। जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं या जो भी नए व्यूअर्स यहाँ पर जुड़े हैं, वो इसकी पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें अलग अलग चैप्टर के MCQs हैं, साथ ही साथ एक कंपाइलेशन भी रिवीजन का है। और ये दूसरा रिवीजन का कंपाइलेशन आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपली क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो विपिन चंद्रा जी की किताब है उससे लिया गया है, तो ये किताब और उससे संबंधित जो विषय क्रम है वो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 9 तक, अध्याय 9 तक ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अध्याय 9 तक सारी चीजें जो है वो पूरी हो चुकी हैं, चैप्टर नंबर 9 तक। और इस वाले सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 यानी कि अध्याय 5 से लेकर के, जिसमें 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण लिखा हुआ है, यहां से लेकर के आपको चैप्टर 9 तक यानी कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तक इधर से बनने वाले जो प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये अध्याय 5 से लेकर के 9 तक सारे रिविजन्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं MCQ की। और पहला प्रश्न जो है वो आपके समक्ष उपस्थित है। तो पहले प्रश्न को चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है, 1820 में प्रकाशित किस पुस्तक में राजा राममोहन राय ने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा की थी? चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर, अगर हम 10 तक की बात कर रहे हैं, 9 तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन है 1820 में। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। आज के सेशन में क्योंकि रिवीजन है, इसलिए सभी लोगों को, जितने भी व्यूअर्स यहां पर हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न मैं हल करा चुका हूं, इसकी विधिवत सारी डिटेल्स बता चुका हूं। MCQ के रिवीजन को जब हम करा रहे होते हैं तो उस दिन हम आपको डिटेल नहीं बताते हैं, क्योंकि डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में हर क्वेश्चंस की बताई जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से और पढ़ करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा। 1820 में प्रकाशित पुस्तक में राजा राममोहन राय ने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा करी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है, इस किताब में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन द्वारा कब और कहां की गई? यानी इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो आपको मिल ही रहा है कि राजा राममोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना करी है। कभी यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी, तो राजा राममोहन राय ने करी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, कब करी है और कहां करी है। और ऑप्शंस देखिए कैसे रखे गए हैं, मिक्स करके रखे गए हैं। लखनऊ, बंबई, कलकत्ता, और वो भी सन देखिए आप 1814 मिक्स करके रखा गया। यानी अगर आपको 1814 केवल याद है तो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और अगर केवल एक जगह का नाम उसके याद है तो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन के बाद हम छोटा सा समय दे रहे हैं, सारे लोग एक्टिव रहिए। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ करके तुरंत उसका आंसर देंगे। रिवीजन का अर्थ यही है, रिवीजन का अर्थ यही है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना कब और कहां करी है? ये करी है आपका कलकत्ता में, इतना तो सबको मालूम है, कलकत्ता में करी है। और कब करी है? 1814 में। थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता था कि कलकत्ता का रिपीटिशन आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा सही ही हो जाए, लेकिन एक रिस्क उठाया जा सकता था। 1814 में हुई है ये तो कंफर्म है, क्योंकि बार बार 1814 लिखा हुआ है। और थोड़ी सी कंफर्मेशन यहां से भी हो रही है कि बार बार कलकत्ता को लेकर के कंफ्यूज किया जा रहा है, तो सही ऑप्शन ऐसे भी निकाल सकते थे आप। ठीक है, तो 1814 को कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की जो है स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी है? ठीक है, कलकत्ता का प्रसिद्ध जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने करी है? राजा राममोहन राय ने, या डेविड हेयर ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर अलेक्जेंडर डफ ने?
4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि डेली दोपहर 12 बजे, डेली दोपहर 12 बजे, माफ कीजिएगा 12 बजे, ठीक है, आपका बुक बैंक सीरीज चल रही है, बुक बैंक, ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप विपिन चंद्रा की जो बुक है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को कवर करते हैं। और एमसीक्यू कराने का भी तरीका क्या है कि आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत डिटेल बताते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू सेशन में पूछते हैं डेली बेसिस पर। इसमें एक तो विपिन चंद्रा की एक बुक कवर हो रही है जो कि हिस्ट्री के लिए है, फिलहाल हिस्ट्री के लिए ये बुक कवर हो रही है, जिसमें कि टोटल 13 चैप्टर्स हैं और इसमें हम 9 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। इसको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। 10वें चैप्टर की शुरुआत जो है वो कल से होगी, ठीक है। हिस्ट्री के अलावा हम पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं और पॉलिटी में सुभाष कश्यप, ठीक है, सुभाष कश्यप, ये जो किताब है इस किताब का रेफरेंस लेते हुए उसके एक एक चैप्टर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके भी एमसीक्यूज आपको यहां पर मिलेंगे। तो आपको टाइमिंग मैंने बता दी है, डेली दोपहर 12 बजे में आप इस चैनल पे आकर के इसको देख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर मैंने रिवीजन करा दिया है, 9 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं, तो 5 से लेकर के 9 चैप्टर तक का यहाँ पर रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पूछा गया था कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो अक्सर लोग जो है यहाँ पर नाम राजा राममोहन राय लगा देंगे, क्योंकि बाकी के तो जो नाम है वो यूरोपियन नाम है और हिंदू कॉलेज है तो किसी भारतीय ने किया होगा, ऐसा सोच करके स्टिक लगाने की संभावना रहती थी। ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है डेविड हेयर ने इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश किया था? डेविड हेयर ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने कौन से प्रयास किए हैं? 4 प्रयास इसमें से लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शंस में प्रयास लिखे हुए हैं, कौन सा प्रयास किया है ये बताना है। सती प्रथा के विरोध में पुराने शास्त्रों के प्रमाण दिए गए, क्या उन्होंने ये प्रमाण दिए हैं? लोगों को तर्क शक्ति, मानवीयता और दया भाव की दुहाई दी है उन्होंने। संसद में बेंटिंग की कार्यवाही के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से एक याचिका दिलवाई गई थी। तो जब सती प्रथा के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो देखिए भाई, सती प्रथा के विरोध में पुराने शास्त्रों के प्रमाण दिए गए, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही बात है कि जब सती प्रथा समाप्त करने का उन्होंने अनुरोध करना शुरू किया, उसकी कैंपेनिंग करनी शुरू करी, तो उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि क्या हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर, जैसे कि वेद इत्यादि में, खासकर वेद, ठीक है, अब ये नहीं कि नए, क्योंकि कुछ नए भी आए उसमें, तो उसमें सती प्रथा का उल्लेख होता रहा। तो जो पुराने धर्मशास्त्र थे, जैसे वेद या मूल धर्मशास्त्र तो हमारे यही हैं हिंदुओं में अगर देखे जाए तो क्या वेदों में कहीं पर इसके प्रमाण दिए गए? तो उन्होंने कहा नहीं दिए गए, तो फिर सती प्रथा क्यों करते हो? लोगों को तर्क शक्ति और मानवीयता की उन्होंने दुहाई दी है, मतलब रिक्वेस्ट करी है कि भाई थोड़ा सा सोच करके देखो ना, एक व्यक्ति जो है मर गया है, उसके पीछे उसकी स्त्री को क्यों जलाया जाए, ठीक है। तार्किकता कहती है कि यह जीव हत्या है और बहुत ही जघन्य अपराध है। मानवीयता के, भाई कम से कम तुम मानव हो, वो भी मानव है, उसको देख करके कम से कम जो है स्त्री, और थोड़ी दया भावना की रिक्वेस्ट करिए। तो इन सब चीजों की दुहाई देते हुए थी। ये वाला भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही हो गए तो नीचे जाकर के एक ही पॉइंट बचा, अगर 2 ऑप्शन सही हो गए तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि संसद में बेंटिंग की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर से एक याचिका दिलवाई गई थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए आराम से इसको पढ़िए और पढ़ करके कमेंट सेक्शन में बताइए किसका आंसर सबसे पहले आएगा, मैं देखना चाहता हूं। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर किसका है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कौन करेक्ट आंसर दे रहा है। हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है, ध्यान रखिए, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ये बताना। चलिए बताइए। 1826 से 1831 तक उन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। उसने भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने पर जोर दिया। उसके अनुयायी डेरोजियन और यंग
यंग बंगाल कहलाए। यंग बंगाल, ये एक ही मात्रा रहेगी भाई, ठीक है, इसे यंग बंगाल कहा जाएगा, इसे यंग बंगाल कहलाए। तो कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में लोग सोचेंगे कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स हैं और ये तो ईसाई धर्म को अपनाने के लिए जोर देंगे ही देंगे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। 1826 से 1831 तक उसने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है। ये वही हिंदू कॉलेज है जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखा है कि ये थोड़ी देर पहले आपने देखा था हिंदू कॉलेज के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, दिखाया था ना हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी। तो ये डेविड हेयर के द्वारा जो स्टैब्लिश है, हालांकि राजा राम मोहन राय ने उसमें काफी सपोर्ट किया था। तो इसने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है। डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित भी थे और डेरोजियो के जो फॉलोवर्स थे उनको डेरोजियन बोला जाता था या उन्हें यंग बंगाल बोला जाता था, क्योंकि मतलब ये यंग थे काफी, मतलब बहुत ही कम उम्र के थे, युवा थे ये, और इनके विचार जो थे इनके विचार बंगाल में बहुत असरकारी थे, इसीलिए इनके विचार के नाम पर इन्हें यंग बंगाल कहा गया, इनके फॉलोअर्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, सॉरी कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ये पुस्तक किसने लिखी है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ये किताब किसने लिखी है। टी.आर. होम्स ने लिखी है, या सैयद अहमद खान ने लिखी है, या W.H. रसल ने लिखी है, या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। किसने लिखी है, चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछी भी जा चुकी है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी किताब जो है वो किसने लिखी है। ये किताब लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। किसने लिखी है, सर सैयद अहमद खान ने। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन है 1857 यानी 1857 की क्रांति संपूर्ण भारत को अपनी चपेट में लेने में क्यों असफल रहा। संपूर्ण भारत को अपनी चपेट में लेने में क्यों असफल रहा। देखिए, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, यहां पर क्वेश्चन की हम डिटेलिंग नहीं दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने जब कराए थे तो उस समय उनकी एक एक क्वेश्चन की बुक के अकॉर्डिंग क्या डिटेलिंग्स हो सकती थी सब बताई हैं। जस्ट यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, इसलिए यहाँ पर आपका कर्तव्य है कि आप हर क्वेश्चन के आंसर्स फटाफट देते चले जाइए। इनकी डिटेल और ब्रीफिंग्स अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी भारत में पहले ही विद्रोह थे। भारतीय रजवाड़ों में से अधिकांश स्वार्थी एवं अंग्रेजों से भयभीत थे। अवध के अधिकांश तालुकेदार जागीरें वापस लाने के लिए लालच में साथ नहीं दिए थे। कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिम भारत के जो हिस्से हैं, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिम भारत के जो हिस्से हैं, ये दक्षिणी भारत हो गया, ये पूर्वी भारत हो गया और ये पश्चिमी भारत हो गया। यहां विद्रोह जो है वो पहले ही हो चुके थे, ठीक है। तो उन लोगों ने मतलब एक तरीके से विद्रोह करके पहले ही देख लिया था और इनके ऊपर कब्जे करे जा चुके थे इन एरियाज पर ब्रिटिशर्स के द्वारा। भारतीय रजवाड़ों की बात करते हैं तो इनमें से अधिकांश जो थे वो स्वार्थी थे और अंग्रेजों से भयभीत भी थे, क्योंकि अंग्रेज जो है एक तो इनके ऊपर पहली बात तो अंग्रेजों के साथ दे दिया करते थे, क्योंकि अंग्रेजों से इनको बहुत फायदा ही हुआ करता था, और जब कोई नहीं साथ देता था तो उसके राज्य का खतरा उसको रहता था, तो इसलिए डरे हुए भी थे और स्वार्थी तो थे ही। इसके अलावा जो तमाम सारे तालुकेदार वगैरह थे उनको उनकी जागीरें वापस लौटा दी गई थी, या वापस लौटाने की उनको वो दिया गया, मतलब एक कह सकते हैं कि घूस टाइप का दिया गया कि हम वादा करते हैं कि तुमको हम लौटा देंगे। तो इनको तो अपनी जमीन से ही मतलब था। भारतीय स्वतंत्र, उस समय राष्ट्रीयता नहीं पनपी हुई थी ना, आप ध्यान दीजिए, उस समय राष्ट्रवाद जो है वो नहीं पनपा था। राष्ट्रवाद पनपा होता तो शायद ये एक बहुत अच्छी क्रांति हो सकती थी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि तीन के तीनों स्टेटमेंट ऊपर जो लिखे हैं वो इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन को अब विश्व पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए नए नए विकसित हो रहे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे विकसित होने वाले जो देश थे उनकी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। रीजन क्या है, उसमें जो है जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं, मतलब तमाम आसपास की जो कंट्रीज थी वो इसका फायदा उठा रहे थे। धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देश, अमेरिका और जापान का भी औद्योगिकीकरण हुआ, यानी कि यूरोप के दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका का और जापान का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ।
और विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के उत्पादन संबंधी और वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई। तो क्या जो कथन लिखा हुआ है और जो नीचे कारण दिया हुआ है ये दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की क्या सही व्याख्या कर रहा है? आपको क्या लगता है, जरा बताइए फटाक से। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध की, जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन जो है, अच्छा इससे पहले क्या है, ब्रिटेन ही सब कुछ है, यही कारण रहा कि ब्रिटेन ने विश्व पर राज किया। लेकिन जब जो है कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति आनी शुरू हुई तो उससे बौद्धिक विकास भी लोगों का बहुत हुआ और नए प्रकार के लोगों का जन्म। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ये जो यूरोप के दूसरे जो कंट्रीज हैं वो और अमेरिका हैं और जापान वगैरह हैं, इस जैसे लोगों ने क्या कर लिया, इस जैसे लोगों ने भी औद्योगिकीकरण करना शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और वैज्ञानिक जो सोच है उन सब चीजों का जब इन पर प्रभाव पड़ा तो ये भी ब्रिटेन की तरह फलने फूलने लगे। तो अब ब्रिटेन को खतरा तो महसूस होगा ही, क्योंकि उसकी जो वित्तीय श्रेष्ठता थी उसकी टक्कर देने के लिए सारी कंट्रीज आ चुकी थी। ठीक है, तो सिंपल सी यहां पर ये बात है कि ये जो पॉइंट लिखा है बिल्कुल सही है और उसकी जो व्याख्या यहां दी है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए स्टेटमेंट सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 1858 में पारित एक्ट के संदर्भ में। 1858 का एक्ट कब पारित हुआ, जब 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद 1858 का एक्ट आता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को समाप्त कर देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा की जाती थी, क्या यह सही है? इसके अलावा अब शासन का भार भारत मंत्री को दे दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का क्या था, एक सदस्य था। तो हमको यहां पर ध्यान देना है कि क्या यह बात सही लिखा है, क्या 1858 के द्वारा भारत मंत्री को यह पद दे दिया गया था? तो दोनों में से अगर देखा जाए तो कौन सा सही है, एक भी सही है और दूसरा भी सही है। भाई 1858 वाला ही जो एक्ट है ना, इसी के द्वारा तो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वही लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल किससे रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, इनसे चल रहा था। ठीक है, इनको समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया। और अब क्योंकि अभी तक तो ये सब संभालते थे, इनको रिप्लेस किसने किया, इसको रिप्लेस किया भारत सचिव ने। किसने रिप्लेस किया, भारत सचिव ने रिप्लेस किया, उसी को हम लोग यहां पर भारत मंत्री बोल रहे हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्यों को बढ़ाने के लिए अधिकार मिल गया था? यह 1861 के एक्ट की बात हो रही है। 1861 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्यों को बढ़ाने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 5 से लेकर के 10। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, 5 से 10। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वास्तविक अधिकार प्राप्त न होने के कारण उसके आरंभिक कोटि का यह कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वास्तविक अधिकार प्राप्त न होने के कारण अधिकांश कोटि का यह कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता। यह एकमात्र सलाहकार समिति थी जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं वित्तीय प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकती थी। तो यहां पर ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक स्टेटमेंट जो आपका इंपीरियल काउंसिल के लिए, वास्तविक अधिकार प्राप्त न होने के कारण उसे आरंभिक कोटि का या कमजोर संसद भी नहीं माना जा सकता। कई लोगों को लगता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको हम लोग इनिशियल पार्लियामेंट मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है तो क्या इसे माना जा सकता है? यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। क्या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो केवल एक एडवाइजरी कमेटी थी, केवल एडवाइस दे सकती थी? जो चीज एडवाइजरेबल है उसको दृढ़ता से पालन किया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि इस दोनों में अगर देखें तो दो के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो पॉइंट 1 में लिखा है और पॉइंट 2 में लिखा है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 1861 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1861 के काउंसिल एक्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई नियंत्रण नहीं था।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई नियंत्रण नहीं था। क्या 1861 के बारे में यह बात सत्य है? लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। क्या यह सही है? भारत सचिव यानी कि इंडिया सेक्रेटरी, जिसे आप भारत मंत्री भी कहते हैं, इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकते थे। किसके द्वारा बनाए गए? इस काउंसिल के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को। और भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं था। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं था, लेकिन इसमें शामिल होना शुरू हो गए थे क्योंकि 1858 के बाद इस तरीके के चेंजेस आने शुरू हुए ना, इसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना शुरू हुआ। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, 1861 में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर दी गई थी। ये नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन था, केवल आप बैठ सकते थे, वित्तीय चीजों की जांच नहीं कर सकते थे, उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे, महिलाओं की तो एंट्री थी ही नहीं इसमें, इत्यादि। तो कहने भर के लिए कह सकते हैं कि थे मौजूद, लेकिन एक तरीके से कोई काम नहीं था उनका। 1891 में जारी दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सेकेंड फैक्ट्री एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है? महिलाओं के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई, स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे काम के निश्चित किए गए, बच्चों के लिए काम का समय 7 घंटे घटाकर 7 घंटे कर दिया गया, या पुरुषों के लिए प्रतिदिन 12 घंटे काम के लिए निश्चित किए गए। कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए कौन सा इसमें से असत्य है। महिलाओं के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही बात है। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे का काम निश्चित किया गया, बिल्कुल सही है। पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए काम का समय को घटा करके 7 घंटे कर दिया गया, ये भी ठीक है। पुरुषों के लिए 12 घंटे काम के निश्चित किए गए, ये वाली बात स्टेटमेंट में सही नहीं है। अगला प्रश्न है 1814 में हुए अंग्रेज नेपाल युद्ध के क्या परिणाम हुए? जब ब्रिटिशर्स ने विदेशी नीति का पालन करना शुरू किया तो उन्होंने वहां पर प्रसार करने शुरू किए। तो कभी बांग्लादेश के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी बर्मा के साथ, कभी नेपाल के साथ उनके युद्ध होने शुरू हुए। तो इस दौरान यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेपाल युद्ध की। तो नेपाल सरकार को अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ा, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब वे हार गए थे तो ब्रिटिश रेजिमेंट उनको रखना पड़ा था, ठीक है। नेपाल को गढ़वाल तथा कुमायूं जिले छोड़ने पड़ गए थे, बिल्कुल सही बात है। नेपाल को कुमायूं और गढ़वाल जिले छोड़ने पड़ गए थे। अंग्रेजों को मध्य एशिया के साथ साथ व्यापार में अब अधिक सुविधा हो गई थी, स्वाभाविक सी बात है, नेपाल के जीत लेने की वजह से मध्य एशिया के साथ व्यापार में सुविधा हो गई थी। तो सारे ऑप्शंस इसमें जो है वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। 1879 तक भारत में 56 सूती कपड़ा मिले थी, जिसमें लगभग 43,000 लोग काम करते थे। 1882 तक भारत में 56 जूट मिले थी, जिनमें लगभग 20,000 लोग काम करते थे। 1805 तक 206 सूती मिले हो गई, जिनमें करीब 1,96,000 लोग काम करते थे। और 1901 तक 36 से भी अधिक जूट मिले थी, जिनमें करीब 1,15,000 लोग काम करते थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। तो ये 56 जूट मिले थी, जिनमें करीब 20,000 लोग काम करते थे, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? गलत है। अगला प्रश्न क्या है? नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों का सचित्र वर्णन नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है। ये नाटक किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। तो नील दर्पण नाटक जो है वो किसका है? दीनबंधु मित्र का है, देशबंधु चित्तरंजन दास का है, चापेकर बंधु का है, या इनमें में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिलता जुलता नाम आपको दिख रहा है, दीनबंधु मित्र और चापेकर बंधु। तो दीनबंधु मित्र जो है वो सही जवाब है, ठीक है। देशबंधु, दीनबंधु, चापेकर बंधु कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, लेकिन सही कौन सा है? दीनबंधु। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रारंभिक या आरंभिक राष्ट्रवादी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय सुधार चाहते थे वह यह थी कि प्रशासकीय सेवाओं को उच्चतर पदों का भारतीकरण हो। तो प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीकरण हो, यह आरंभिक राष्ट्रवादी चाहते थे, हाँ या नहीं? यूरोपियों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर भारत को हानि पहुंचाई जा रही थी, क्या यह सही है? इसी कारण से क्या ये भारतीकरण चाहते थे? डेफिनेटली यूरोपियों द्वारा भारत का आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, एक तरीके से उसको हानि पहुंचाई जा रही थी। और इसीलिए चाहते थे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, सर्विसेज हैं, उस पर भारतीयों का संख्या जो है बढ़ाया जाए और भारतीयों को उस पर जो है वो स्थापित किया जाए। तो ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। यहां पर सही व्याख्या करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रवादियों ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग क्यों की? जुडिशियल वर्क्स को एग्जीक्यूटिव वर्क्स से अलग करने की मांग क्यों की? ताकि पुलिस और नौकरशाही जो है वो मनमाने अत्याचारों से जनता को सुरक्षा मिल सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नौकरशाही और पुलिस जो है वो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर दबाव डालते थे और न्याय सही हो नहीं पाता था, जो भारतीयों के हित में तो बिल्कुल नहीं था। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कानूनी प्रक्रिया में, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया तो सीधा आंसर डी हो जाएगा। तो कानूनी प्रक्रिया में देरी और न्याय व्यवस्था में ऊंचे खर्चों के कारण, बिल्कुल सही बात है, यह भी बात बिल्कुल यहां पर सही है। कानूनी प्रक्रिया में देरी और न्याय व्यवस्था में ऊंचे खर्चे हुआ करते थे, इसी वजह से यहां पर इस तरीके की चीजों को अलग अलग रखने की बात कही गई थी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जब पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपको? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। इतने निकृष्ट वचन किसने कहे हैं? ये डफरिन ने कहे हैं, करजन ने कहे हैं, डलहौजी ने कहे हैं, या फिर रिपन ने कहे हैं? चार में से कौन सा सही है? तो ये अपमानजनक शब्द जो हैं ये कहे हैं लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहे हैं? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1890 में इंडिया नामक पत्रिका जो है वो किसने निकाली थी? इस पत्रिका का उद्देश्य ये था कि भाई अंग्रेजों को हम समझा सकें कि भाई हमारी नीड क्या है। उस समय के जो विचारवादी लोग थे उनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है हमारी बात समझ सकते हैं, तो उनको साथ में लेके चलने की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति ने किया था। किसने किया था? कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति थी, उसने ये पत्रिका निकाली थी। तो आशा करते हैं ये रिवीजन वाले प्रोग्राम में जो आपको एमसीक्यूज कराए गए हैं, ये तमाम सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे और आपने शायद इसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। अगले सेशन में हम फिर मुलाकात करेंगे और एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 जो है विपिन चंद्र जी की किताब का, अगले सेशन में हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। और 10, 11, 12 और 13 ये चार चैप्टर जब हो जाएंगे तो हम फिर से इन चारों चैप्टर का रिवीजन लेकर के आएंगे। तो आपके पास में अलग अलग चैप्टर्स के रिवीजन भी हो जाएंगे और एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा एक एक चैप्टर के बारे में हमने आपको बताई है ये अलग अलग, और कुछ कुछ चैप्टर्स के ग्रुप के रिवीजन भी आपके पास में हो जाएंगे। तो पूरी किताब बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज के सभा में फिलहाल इतना ही। आप हमें सोशल मीडिया में कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नाम के साथ में या फिर इन लिंक्स के साथ में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है स्टडी IQ IAS हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा विरत दुबे 01 टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त हो पाएगी। स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जरूर सब लोग सब्सक्राइब करिएगा। आज की सभा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।